नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में बिहार पटना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने विष के दांत कहानी को पढ़ा था और उसके बारे में जाना था। वो कहानी पूरी नहीं हुई थी, उसके कुछ भाग शेष रह गए थे जिसे हम लोग अभी फिर से जानेंगे। पहले जानते हैं कि उस कहानी के शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। वो कहानी एक सेन दंपति की है जिनके परिवार में 5 बेटियां एवं 1 बेटे हैं। वो एक बिजनेसमैन हैं और अपने बच्चे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं और लोगों को ये बात बताते हुए वे थकते नहीं हैं कि उनके बेटे में इंजीनियर का गुण है। आखिर उनका बेटा बाप का बेटा है। उनकी बेटियां बहुत ही सीधी और सुसंस्कृत हैं। उन्हें अगर कठपुतलियां कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा सेन साहब कहते हैं या उनकी पत्नी कहती हैं, उनकी बच्चियां एकदम हूबहू उनकी नकल करती हैं। उससे थोड़ा सा भी इधर उधर उनका व्यवहार नहीं होता है। अतः उन्हें बहुत ही सुसंस्कृत माना जाता है। लोग उनके बारे में अपने बच्चों को ईर्ष्या के साथ समझाते हैं कि एक उनकी बच्चियां हैं और एक तुम लोग हो। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में सेन साहब के पास एक चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी भी है, जिसे लेकर वो थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क रहते हैं कि उस गाड़ी में कोई गंदगी ना लगे, कोई खरोंच ना हो। अगर उस गाड़ी में थोड़ी गंदगी रह जाती है तो सेन साहब अपने ड्राइवर और क्लीनर को बहुत डांट पिलाते हैं। उनका बच्चा थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार के कारण थोड़ा बदमाश हो गया है, लेकिन वो उसे बदमाश मानने को तैयार नहीं है। वही सेन साहब जो अपनी बेटियों के लिए घर में दूसरे नियम कानून बनाए हैं, उन्हीं के घर में उनके बेटे के लिए अलग नियम कानून हैं। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे चकनाचूर अर्थात चूर चूर या टुकड़े टुकड़े हो जाना, शरारती अर्थात नटखट, या फिर बिगड़ा हुआ भी हम उसे कह सकते हैं। बच्चों, इसके पीछे के भाग में हम लोगों ने जाना था कि उनका ड्राइवर उनके किरानी के बच्चे को धकेल देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन सेन साहब को उससे कोई हमदर्दी नहीं है। वो उससे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझते हैं कि उसे चोट कैसी लगी है, इसे क्यों मारा। वो बस ये जानकर दुखी हैं कि वो बच्चा उनके गाड़ी को छू रहा था और इसीलिए ड्राइवर ने उसे धक्का दिया या डांटा है और पिटाई की है, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है उनके नज़र में। इसलिए वे उसके लिए दुखी होना ज़रूरी नहीं समझते हैं और उसकी माँ को हिदायत देते हुए भीतर भेजते हैं कि मदन को ले जाओ और ध्यान रखना कि आगे से ये ऐसी गलती ना करे। उसी के बाद है कि उनके जो मित्र लोग आए हुए थे, वे सभी अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चलते हैं कि अब हम लोग भी घर के लिए निकलते हैं। तभी
एक दोस्त ने देखा कि उनकी गाड़ी, उनके एक चक्के से हवा गायब है। वो ठिठक जाते हैं और जब वो ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि उनके एक चक्के से हवा गायब है। सेन साहब की गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो चकनाचूर हो गया है, और यही नहीं, उनके मित्र महोदय की गाड़ी का आगे के चक्के से भी हवा निकाली हुई है। और इस बात से सेन साहब अपने बच्चे से नाराज़ होने के बजाय खुश होकर उसे गोद में उठाते हैं और गर्व के साथ अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप लोगों ने देखा, इसे इन सब कामों में बहुत मन लगता है, इसमें इंजीनियर के सारे गुण हैं। आगे देखते हैं हम लोग कहानी को। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं। भाव भंगिमा अर्थात हाव भाव, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया, उसे ही हम भाव भंगिमा कहते हैं। और झिझकना अर्थात डरना। जब सेन साहब के मित्र ने देखा कि उनकी गाड़ी का टायर बैठा हुआ है, उससे हवा निकाल दी गई है, तब उन्हें थोड़ी झिझक हुई। वे थोड़े अंदर से शर्मा भी गए कि उनके बच्चे ने ऐसी गलती की है। और तब वो बोलते हैं कि बाकी चक्कों को भी देख लो, हो सकता है इसका हवा कासू ने ही निकाल दिया हो, और अगर ऐसा है तो उसमें पंप लाकर हवा भर दो और तब तक कुर्सियों को लॉन में लगा दो, हम लोग वहाँ बैठेंगे। उन्होंने इस क्रम में अपने दोस्तों के हाव भाव को नहीं देखा। जब वे अपने बेटे की बड़ाई कर रहे थे कि देखा कासू को, इसमें इंजीनियर बनने के सारे गुण हैं, तब उनके दोस्त व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस रहे थे। शायद देखने के बाद भी सेन साहब को नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह से उस समय ग्रसित थे। आगे की कहानी देखिए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। हिकमत अर्थात कौशल या योग्यता, और रुखसत अर्थात विदाई। बच्चों, सेन साहब के ड्राइवर ने सिंह साहब का एक चक्का लगा दिया और उसके बाद वो बोलता है कि बाकी के चक्कों से भी हवा निकाल दी गई है। वो उन चक्कों में हवा लगा देता है और जब दोनों पास में बैठते हैं लॉन में कुर्सियों पर, तब फिर गर्व के साथ कहते हैं सेन साहब कि उनके बेटे में आजकल गाड़ी के हवा निकालने
का तरीका पता चल गया है, इसलिए वह जब मौका मिलता है गाड़ियों से हवा निकालने लगता है। और उसकी इस हरकत को देखकर मुझे तो पक्का लगता है कि इंजीनियर के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। और इसी तरह की फालतू बातें उन दोनों की आपस में तब तक होती रहीं, तब तक सेन साहब अपने बेटे की बड़ाई में लगे रहे, जब तक कि सिंह साहब की गाड़ी ठीक नहीं हो गई और वो वहाँ से विदा नहीं हो गए। आगे की कहानी देखते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेहरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। बेरा अर्थात खाना खिलाने वाला सेवक, बेलौस अर्थात निस्वार्थ, झपटना अर्थात वेगपूर्वक किसी की ओर बढ़ना। बच्चों, जब सेन साहब के दोस्त चले गए तब वो घर आकर अपने खाना खिलाने वाले को कहते हैं कि गिरधर लाल को बुला लाओ, जो उनके ऑफिस में एक किरानी का काम करता था। उनके दफ्तर में वो किरानी था और उन्हीं के अहाते में एक कोने में रहता था अपने परिवार के साथ। गिरधर लाल जब आता है तब वो उसे धीरे धीरे कहते हैं कि देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो बदमाश होते जा रहा है और ऐसे ही बदमाशी करते करते बच्चे आगे चोर, गुंडा और मवाली बनते हैं। इस बात पर गिरधर लाल कुछ नहीं कहता है उन्हें, बस बीच बीच में वो जी कहते जाता है। और वो कहते हैं उसके आगे वो कहते हैं कि ऐसे बच्चों की हालत बाद में क्या होती है जब वो चोर और गुंडे बनते हैं, ये तो तुमसे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते ही होगे। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, उसे समझाओ और सिखाओ। इसके बाद उन्होंने उसे भेज दिया। इस बात से गिरधर लाल कहीं न कहीं आहत तो ज़रूर हुआ होगा कि उसके छोटे से बच्चे की बदमाशी को सेन साहब ने चोर, गुंडा और मवाली बनने के गुण से उपमित कर दिया। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है कहानी में। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें हम लोग जानेंगे। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका मतलब होता है बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। चित्कार, इसका मतलब क्रंदन या आर्त होकर चीखना। जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं या कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, बहुत दुखी होकर रोते हैं, तब उनसे चित्कार निकलता है। शयनागार अर्थात शयन कक्ष, सोने का कमरा, और खलल अर्थात विघ्न, बाधा या व्यवधान। जैसा कि हमने कहा था कि जब सेन साहब ने उसके बच्चे के लिए
गुंडा, मवाली और चोर शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ज़रूर ही गिरधर की आत्मा कहीं न कहीं दुखी हुई होगी, उस पर कुछ तो असर हुआ होगा। और उसी का नतीजा था कि रात में उसके घर से बच्चे के चित्कार की आवाज़ आती है, क्योंकि मदन को वो बहुत ही पीट रहा था और पिटाई के क्रम में इतना ज़्यादा वो पिटा रहा था कि वो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, आर्तनाद कर रहा था। और जब एक तो रात का समय सन्नाटा होता है और दूसरा बच्चे की रुलाई वो भी कस कस के, इससे सेन परिवार की नींद में खलल पड़ती है, बाधा पड़ती है। और तब अपनी उस झुंझलाहट को छिपाने के लिए सेन साहब एक बार फिर से मदन को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि गिरधर बहुत ही समझदार है, उसकी माँ मदन को बिगाड़े रहती है। अगर गिरधर ऐसा ही कड़ाई रखे रहा अपने बच्चे के प्रति तो वो एक दिन सुधर जाएगा। उनकी पत्नी जो अपने पति के बातों से क्षुब्ध तो थी, लेकिन उन्होंने अपने पति का विरोध करना इस समय उचित नहीं समझा और अपने गुस्से को उन्होंने भी मदन पे ही निकाला और कहा कि हाँ, वो इसी के लायक है। इससे पता चलता है कि उनका बच्चा जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा, गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया है ना, गाड़ी के चक्कों से हवा निकाल दी, वो कोई दोषी नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। और एक दूसरा बच्चा जिसने गाड़ी को मात्र छू दिया था, उसका इतना बड़ा दोष है कि इतने कस की पिटाई होने के बाद भी वो इसी के लायक माना जा रहा है। और उसके इस कार्य को चोरी और गुंडागर्दी से भी जोड़ दिया गया है कि अगर ऐसा रहा तो वो आगे जाकर चोर बनेगा। देखते हैं आगे की कहानी। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्तरुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सेनों के सेनागार तक नहीं पहुँच सकती थीं। यहाँ पर कातर शब्द का अर्थ है आर्त और खैरियत शब्द का अर्थ है कुशल क्षेम। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि माता सेन अर्थात सेन साहब की पत्नी की नींद भी खुल गई थी और उन्हें मदन की रुलाई से उतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना उन्हें अपने पति की बकबक से आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को मदन पे ही निकाला और कहा कि वो इसी के लायक है, कितना कौए की तरह चिल्ला रहा है, मेरे बेटे की बराबरी करना चाहता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि वे पुत्र मोह से इतने ग्रसित हैं कि उन्हें अपने पुत्र की गलतियां नहीं दिखाई देती हैं और दूसरे एक छोटे से बच्चे की गलतियां सहज ही दिखाई दे जाती हैं। जो बच्चा उनके बेटे के भी बराबर है और वो भी प्रेम और प्यार का हकदार है, उसे भी खेलने का अधिकार है, उसे भी कुछ गलतियां करने का अधिकार है, क्योंकि बच्चा है तो गलतियां करेगा ही। लेकिन चूँकि वो गरीब है इसलिए उसकी गलतियों को पिटाई के लायक समझा जाता है और वहीं अपने बच्चे को वो प्यार के लायक और क्रिएटिव वर्क के रूप में लेते हैं कि इसमें इंजीनियर के गुण हैं, इसलिए इसने इन बदमाशियों को किया है। आगे की कहानी देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फ़ायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे।
पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। इसमें कठिन शब्द हैं बेढब अर्थात बेतरीका, और या अनगढ़, और उज्र अर्थात आपत्ति। बच्चों, उसके अगले दिन की बात है जब रात में मदन की पिटाई हुई थी। मदन इस बात से नाराज़ था, क्रोधित भी था, क्योंकि उसे ये इस बात की समझ थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने गलती तो मात्र यही की थी कि सेन साहब की गाड़ी को उसने छू भर दिया था। वो बाहर गली में गली के आवारा बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था, और सेन साहब का बच्चा भी खेलते खेलते बाहर आ जाता है। उसका भी दिल उन लोगों को देखकर, उन बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने के लिए मचल जाता है, और वो मदन से कहता है रोबदार आवाज़ में, क्योंकि उसे आदत है मदन से उसी तरह बात करने की। उसने प्यार से बात करना तो सीखा ही नहीं है, क्योंकि मदन उनके किरानी का बेटा है और उससे प्यार से बात करना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो उनसे लट्टू मांगता है खेलने के लिए, लेकिन मदन जो उनके बात से गुस्साया हुआ था, कल की बात से क्रोधित था, उसने कासू को डांट कर भगा दिया और कहा कि जा, अबे जा, लट्टू देखा है तुमने, है भी तेरे, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। इसके आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। काशू 23 में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। मजाल बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मजाल अर्थात ताकत, हिम्मत, साहस, और रसीद अर्थात लगा देना, जड़ देना। जब मदन ने कासू को ये बोल दिया कि अबे जा अपने बाप की गाड़ी पर बैठ, तब कासू तैस में आ गया, गुस्सा में आ गया, और उसने मदन को एक घूंसा मार दिया, क्योंकि इसी उम्र में वह नौकरों पर या अपनी बहनों पर हाथ उठाने का आदी हो चुका था, और किसी की ये मजाल भी नहीं थी कि जब वो ये काम कर रहा है, अपने नौकर को मार दिया, अपनी बहनों को मार रहा है, या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो कोई उसे कुछ कह दे। इसी आदत से मजबूर कासू ने मदन को एक घूंसा कस के मारा। आगे की कहानी देखते हैं। चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मज़ा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। अक्ल अर्थात बुद्धि, दुर्दमनीय अर्थात मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, और खिलाफ अर्थात विरोध। बच्चों, जिस मदन को चोर, गुंडा और डाकू की उपाधि से विभूषित किया गया था, वो कब मानने वाला था। वो तो खुद ही दुर्दमनीय था।
उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वह भी कासू पर झपट पड़ा और उसे मारने लगा। इस लड़ाई को लेखक ने हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई की संज्ञा दी है। हड्डी और मांस अर्थात एक बहुत ही कमज़ोर और एक बहुत ही मजबूत, और दूसरा बंगले के पिल्ले अर्थात सुकुवार कुत्ता। बंगला का पिल्ला जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि उसे गरीब घर के किसी बच्चे से बहुत ही ज़्यादा लालन पालन मिलता है। एक गरीब घर के बच्चे को जहाँ खाने के लिए भी नहीं मिलता है, वहीं उनके पिल्ले को सोने के लिए गद्दा और पंखे की हवा भी मिलती है। इसीलिए मदन और कासू की लड़ाई को बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गली का कुत्ता बहुत ही झगड़ालू होता है। बंगले का पिल्ला उसका सामना नहीं कर सकता है। यही लड़ाई अगर उनके अहाते में हुई होती तो वहाँ पे उनके कासू के माता पिता होते, उसके अपने और लोग होते, तो वो वहाँ शेर होता। लेकिन यहाँ पे सारे मदन के दोस्त लोग थे, और वो लोग ऐसे थे जिन्होंने न तो मदन की मदद की और न अपने मालिक के बेटे की। वो अलग होकर उन दोनों की लड़ाई को, द्वंद्व युद्ध को देखने लगते हैं। लेकिन कासू उतना मजबूत नहीं था, वो तुरंत ही रोकर गली घर के अंदर भाग आता है। और लेखक ने इसमें यह भी कहा है कि अक्सर महलों और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जीत महल वालों की ही होती है। उसका कारण ये होता है कि ऐसी लड़ाई में झोपड़ी वाले खुद अपने ही लोगों के खिलाफ महल वालों का साथ देते हैं, और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि जिनके पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे जीत उन्हीं की होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि महल वालों से लोग डरते हैं, उनसे सहायता पाते हैं, उनके यहाँ नौकरियाँ करते हैं, उनके ताम झाम से, उनके रौब से वो डरते हैं। इसलिए वो अपनों का साथ नहीं दे पाते हैं। ये जानते हुए भी कि ये सही है, वो गलत का ही साथ देते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हें इस बात की समझ कहाँ थी। इसलिए ये बच्चे दोनों की लड़ाई को चुपचाप देख रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वे अपने अपने घरों की तरफ खिसक जाते हैं। बच्चों, इस तरह से कहानी के इस भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मदन की पिटाई की जाती है उसकी छोटी सी गलती के लिए। कासू की बड़ी बड़ी गलतियों को भी ये कहकर झुठला दिया जाता है, प्यार दिया जाता है कि वो होनहार है, इसमें इंजीनियर बनने के गुण हैं। और दोनों की लड़ाई को महल वाले और झोपड़ी वाले की संज्ञा दी जाती है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की संज्ञा दी जाती है। लेखक ने इन संज्ञाओं के द्वारा ये बताना चाहा है कि किस तरह अमीर और गरीब की लड़ाई में हमेशा अमीरों की ही जीत होती है। लेकिन चूँकि यहाँ ये बच्चे छोटे थे, इसलिए गरीब घर का बच्चा ही यहाँ पर भारी पड़ जाता है, और वो रोते हुए कासू रोते हुए अपने घर चला जाता है। तो इस कहानी के शेष भाग को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तब तक आप लोग भी इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर लेखक ने इस कहानी में कहना क्या चाहा है। अगली कक्षा में इसके शेष भाग के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।